हमारे मेंबर के अंदर। देन वी हैव ओवरऑल इंस्टेबिलिटी। In case of overall instability, the column buckles as a whole between the supports or braces about an axis whose corresponding slenderness ratio is bigger. अगर स्लेंडरनेस रेशियो बहुत ज़्यादा वैल्यू हो जाती है, स्लेंडरनेस रेशियो की बहुत बढ़ जाता है, कॉलम के ऊपर ओवरऑल लोड कैरिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, ओवरऑल पूरा कॉलम कंप्लीटली जो है डिफॉर्म कर जाता है बिटवीन द सपोर्ट्स एंड ब्रेसेस, तो आपका मेंबर जो है वो कंसीडर होती है टर्मिनोलॉजी एज अ ओवरऑल इंस्टेबिलिटी ऑफ द स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे हमारे पास फॉर एग्जाम्पल एक डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, बकलिंग अबाउट वाई एक्सिस एंड बकलिंग अबाउट जेड एक्सिस। तो इस केस के अंदर हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो एलिमेंट है, ये आपको जो एलिमेंट नजर आ रहा है, दिस एलिमेंट विल बी ट्रीटेड एज अ अनस्टिफेंड एलिमेंट एंड दिस एलिमेंट विल बी ट्रीटेड एज अ स्टिफेंड एलिमेंट। और ये डिफॉर्मेशन से आगे हम मजीद इसको देखते हैं कि लोकल स्टेबिलिटी या बकलिंग किस तरह से जनरेट होता है। ये टू कर्व बकलिंग है, ये आपका ओवरऑल दोनों तरफ से मेंबर जो है वो उसको रिस्ट्रेन किया गया है। इवन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारा पास जो है वो मेजर एक्सिस के अंदर ओवरऑल जो सेंट्रॉइड के ऊपर लोड एक्ट कर रहा है, मेजर एक्सिस के अंदर डिफॉर्मेशन किस तरह से डेवलप होती है। ये आपकी डिफॉर्मेशन जो है वो पूरी वेब आपको क्लियरली नजर आ रही है, वेब कंप्लीट इसकी डिफॉर्म हो जाती है। और यहाँ पे जो डिफॉर्मेशन है माइनर एक्सिस के अंदर, वो आपकी फ्लेंजेस की साइड के ऊपर डिफॉर्मेशन है। तो इसको हम एज अ बकलिंग अबाउट माइनर एक्सिस ट्रीट करते हैं, इसको बकलिंग अबाउट द मेजर एक्सिस ट्रीट करते हैं। इवन समटाइम्स वी हैव अ बकलिंग लाइक दिस अबाउट द माइनर एक्सिस के ओवरऑल मेंबर जो है वो आपका डिफॉर्म हो रहा है। समटाइम्स वी हैव अ टू कर्व बकलिंग, बकलिंग जो है वो कॉलम आपका दो कर्व्स के अंदर डिफॉर्म हो जाता है। तो इस केस के अंदर जो है वो हम किस तरह से वैल्यूज को चूज करते हैं, इफेक्टिव लेंथ किस तरह से डिसाइड करते हैं। इफेक्टिव लेंथ इवन अगर आपके पास दो डिफॉर्मेशंस हैं, वेव दो जनरेट हो रही हैं, उस केस के अंदर जो है वो आप वेव्स के दरमियान जो डिस्टेंस है इसको आप इफेक्टिव लेंथ कंसीडर करते हैं। और दूसरी जो है वो इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स आ जाती है, उसको भी हम मजीद देखते हैं। अब इंस्टेबिलिटी ऑफ कॉलम्स इन टर्म्स ऑफ सिंगल सेक्शंस, अगर आपके पास दूसरे सेक्शंस हैं, ये तो हम डिस्कस कर रहे हैं जो कि सिमेट्रिकल सेक्शंस थे समहाउ। अब अगर हमारे पास अनसिमेट्रिकल सेक्शंस आ जाते हैं, अनसिमेट्री आ जाती है, तो हमारे पास किस तरह से ट्रीट होते हैं कि लेट्स सपोज वी हैव अ सिंगल एंगल सेक्शंस में बकल अबाउट देयर वीक एक्सिस, कि एंगल सेक्शंस जो है वो अबाउट देयर जेड एक्सिस वीक एक्सिस के अंदर वो डिफॉर्म होते हैं, हमेशा बकल होते हैं। कैलकुलेट इफेक्टिव लेंथ टू रेडियस ऑफ गायरेशन इन जेड डायरेक्शन टू चेक द स्लेंडरनेस रेशियो। कि अब जो एंगल सेक्शंस हैं उनके लिए हम जब स्लेंडरनेस रेशियो को कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए हम इफेक्टिव लेंथ कंसीडर करते हैं विद रिस्पेक्ट टू द रेडियस ऑफ गायरेशन इन जेड एक्सिस। इन जनरल ऑल अनसिमेट्रिकल एलिमेंट्स जो है वो ज़्यादा डेंजरस होते हैं। वहाँ पे जेड एक्सिस के अंदर जो डिफॉर्मेशन जनरेट होती है वो अनकंट्रोलेबल डिफॉर्मेशन होती हैं। So in general, all unsymmetrical sections have non-zero product movement of inertia IXY and have a weak axis different from the Y axis. कि Y axis से जो है वो different हमारी जो failure है वो Z axis की तरफ move हो जाता है, Y axis के अंदर नहीं होता। So now we have unsupported length. अब unsupported length तक का member क्या होती है basically? It is the length of column between two consecutive supports. कि दो कॉलम्स की जो सपोर्ट हैं, उन दो सपोर्ट्स के दरमियान जो क्लियर डिस्टेंस नजर आ रहा है आपको, दैट डिस्टेंस बेसिकली या दैट हाइट बेसिकली, दैट लेंथ बेसिकली विल बी कंसीडर्ड एज अ अनसपोर्टेड लेंथ ऑफ द मेंबर। इट इज द लेंथ ऑफ कॉलम बिटवीन टू consecutive सपोर्ट्स और ब्रेसेस डिनोटेड बाय LUX और LUY in any direction। जब आप x डायरेक्शन में बात कर रहे होते हो, we represent this unsupported length between LUX, और अगर आप y डायरेक्शन में बात कर रहे हो तो is represented by unsupported length in y डायरेक्शन। अब अगर जहाँ पे ब्रेसेस यूज हुई हैं उस केस के अंदर जो हमारी लेंथ है वो डिफरेंट हो जाती है। लेट सपोज हम पिक्चर देखा है, डिस्कस कर रहा है पीछे, कि यहाँ पे आपके पास सपोर्ट्स आ जाती हैं, तो इफेक्टिव लेंथ यहाँ पे आपकी अनसपोर्टेड लेंथ जो है वो वेरी कर जाती है, डिफरेंट हो जाएगी। तो इस केस के अंदर हमारे पास जो थ्योरेटिकल बैकग्राउंड में क्या कहता है, डिफरेंट वैल्यू फॉर अनसपोर्टेड लेंथ मे एग्जिस्ट इन डिफरेंट डायरेक्शंस एंड मस्ट बी यूज्ड टू कैलकुलेट द करस्पॉन्डिंग स्लेंडरनेस रेशियो। स्लेंडरनेस रेशियो निकालने के लिए अनसपोर्टेड लेंथ जो है वो वेरी कर सकती है, डिफरेंट हो सकती है इन बोथ डायरेक्शंस के अंदर। सो देयरफॉर टू कैलकुलेट द अनसपोर्टेड लेंथ ऑफ अ कॉलम इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, only the corresponding supports and braces are to be considered. Neglect the bracing preventing the buckling in the direction of in other direction. तो हम समटाइम्स जो है हम जब फेल्यूर को कंसीडर करते हैं स्लेंडरनेस रेशियो कैलकुलेट करने के लिए, अनसपोर्टेड लेंथ निकालने के लिए, डिफरेंट डायरेक्शंस होती हैं, उन डायरेक्शंस के अंदर हम अनसपोर्टेड लेंथ को कंसीडर करते हैं। उसके बाद जो है वो हमारे पास समटाइम्स ब्रेसिंग्स लगी हुई होती हैं। अगर ब्रेसिंग्स आपकी एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन के अंदर लगी हुई हैं तो समटाइम्स हम उनको इग्नोर भी कर सकते हैं, क्योंकि अनसपोर्टेड लेंथ जो है वो हमारे लिए ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है टू कैलकुलेट द स्लेंडरनेस रेशियो। So now we have effective length of column.
था, एक था अनसपोर्टेड लेंथ ऑफ द मेंबर और दूसरी है हमारे पास इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम। अनसपोर्टेड बेसिकली बिटवीन सपोर्ट्स है, बिटवीन ब्रेसेस है। अब इफेक्टिव लेंथ कितनी है? द लेंथ ऑफ कॉलम करस्पॉन्डिंग टू 1/2 साइन वेव ऑफ द बकल्ड शेप और द लेंथ बिटवीन टू कंसेक्यूटिव इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स और सपोर्ट्स आफ्टर बकलिंग इज कॉल्ड एज इफेक्टिव लेंथ। अब इफेक्टिव लेंथ की डेफिनेशन जो है वो समटाइम्स हमने पीछे डिस्कस करा है कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स थे जिनके अंदर जो है वो 1 कर्वेचर जो है वो डिफॉर्मेशन जनरेट हो रही है और कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी थे जिनमें 2 कर्वेचर डिफॉर्मेशन जनरेट हो रही है, 2 साइन वेव्स डिफॉर्मेशन जनरेट हो रही है। तो 2 कंसेक्यूटिव वेव्स के दरमियान जो आपका डिस्टेंस है, यानी एक जो वेव है बेसिकली उस वेव को हम कंसीडर कर रहे हैं एज अ इफेक्टिव लेंथ। अब इसका मैं यहाँ पे आपको ये जैसे आप नजर आ रही है कि जब आपका एक सेंट्रोइडल लोड एक्ट कर रहा है मेंबर के अंदर, उस केस के अंदर यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस था ये अनसपोर्टेड लेंथ हो गई हमारे पास। अब जब डिफॉर्मेशन जनरेट हुई लोडिंग की वजह से तो ये आपके पास 2 साइन कर्व्स जनरेट हुए, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है दैट डिस्टेंस विल बी कंसीडर्ड एज अ इफेक्टिव लेंथ। ये वाले आपकी इफेक्टिव सेकंड इफेक्टिव लेंथ हो गई। और दूसरा जो दूसरी डेफिनेशन है बेसिकली वो क्या कहती है? द डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स। इन्फ्लेक्शन पॉइंट बेसिकली वो पॉइंट होता है जहां से वैल्यूज जो है वो डिफॉर्मेशन या वैल्यूज जो है वो ट्रांसफॉर्म हो रही होती हैं, यानी डिफॉर्मेशन जो है वो यील्डिंग पॉइंट को क्रॉस कर रहा है, यूं समझ लो। और सपोर्टिंग आफ्टर द बकलिंग इज नोन एज अ इफेक्टिव लेंथ। इसको हम मजीद आगे देखते हैं कि इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स किस तरह की हम बात कर रहे हैं। देन वी हैव अ बकलिंग ऑफ स्टील कॉलम्स। बकलिंग इज अ सडन लैटरल बेंडिंग। एक सडनली lateral bending है बकलिंग बेसिकली produced by an axial loads due to initial imperfection, out of straightness, initial curvature or bending produced by simultaneous bending movements। कि बकलिंग स्टील कॉलम्स की बेसिकली इनिशियल क्रोकनेस की वजह से हो सकती है, इनिशियल डिफॉर्मेशंस की वजह से हो सकती है, इनिशियल इम्परफेक्शन की वजह से, स्ट्रेटनेस जो है वो उसके अंदर नहीं है, बिल्कुल मेंबर स्ट्रेट नहीं था, इनिशियल कर्वेचर है उसके अंदर, बेंडिंग्स हैं, लोड एक्ट कर रहे हैं, हायर बेंडिंग मूवमेंट्स जनरेट हुई तो मेंबर जो है वो आपका जो है वो बकलिंग ऑफ द स्टील कॉलम्स अपीयर होती है। नाउ व्हाट आर द चांसेस ऑफ बकलिंग? बकलिंग किस तरह से अपीयर होती है, क्या चांसेस होते हैं बकलिंग के? चांसेस ऑफ बकलिंग आर डायरेक्टली रिलेटेड विद द सिलेंडर्स रेशियो। कि बकलिंग जो है वो डायरेक्टली आपकी कनेक्टेड है विद द सिलेंडरलेस रेशियो। उसके लिए हमारे पास 3 पैरामीटर्स जो है वो इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 इज द इफेक्टिव लेंथ फैक्टर। इफेक्टिव लेंथ फैक्टर जो कि हम कंसीडर करते हैं जब आपकी एक अनसपोर्टेड लेंथ कंसीडर हो रही होती है तो हम इफेक्टिव लेंथ फैक्टर यानी कि एक स्टिफनेस फैक्टर कंसीडर कर रहे होते हैं, यूं कह लें आप, which depends on the end conditions of columns। कि दोनों जो एंड कंडीशंस हैं सपोर्टिंग्स इन्वॉल्व हो जाती हैं, इस वजह से हम इसको स्टिफनेस फैक्टर भी कंसीडर कर सकते हैं। So effective length factor which depends on the end conditions is one important parameter for cylinders ratio, and second is the unbraced length of the column। unbraced length, bracings braced columns हैं, unbraced columns हैं, sway columns हैं, non sway columns हैं। So here we have unbraced length of column, यानी इसको हम अनसपोर्टेड लेंथ भी कंसीडर कर सकते हैं। इन स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन और इन वीक डायरेक्शन विच एवर गिव्स अस अ मोर आंसर और मोर वैल्यूज। कि हम KL और R के सिलेंडर्स रेशियो कैलकुलेट करते हैं अनसपोर्टेड या अनब्रेस्ड लेंथ ऑफ द कॉलम को कंसीडर करते हुए इन बोथ डायरेक्शन, स्ट्रॉन्गर डायरेक्शन के अंदर भी, वीकर डायरेक्शन के अंदर भी, बोथ सेक्शंस में हम कंसीडर करते हैं। जो वैल्यू हमारे पास ज्यादा आ रही होती है वो हम डिजाइन पर्पसेस के लिए यूज करते हैं। एंड थर्ड इज द रेडियस ऑफ गायरेशन which may be X direction और Y direction और strong axis और weaker section के अंदर या weaker zone के अंदर, डायरेक्शन के अंदर, दोनों डायरेक्शन में आप जो है रेडियस ऑफ गायरेशन कैलकुलेट करते हो for uni-axially और bi-axially symmetrical cross sections and at least radius of gyration for unsymmetrical cross sections like angle sections can be considered in RZ direction। रेडियस ऑफ गायरेशन आप RX डायरेक्शन में भी ले सकते हो, रेडियस ऑफ गायरेशन Y डायरेक्शन के अंदर भी, इवन अनसिमेट्रिकल केस के अंदर भी आप Z डायरेक्शन में भी कंसीडर करते हैं। सो फॉलोइंग आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मस्ट बी रिमेंबर्ड टू फाइंड आउट द क्रिटिकल सिलेंडरलेस रेशियो। क्रिटिकल सिलेंडरलेस रेशियो की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ये जो हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इनको हमने मेमोराइज करना है। बकलिंग विल टेक प्लेस अबाउट अ डायरेक्शन फॉर विच द करस्पॉन्डिंग सिलेंडरलेस रेशियो इज मैक्सिमम। कि बकलिंग जो है विल टेक प्लेस इन दैट डायरेक्शन जहां पे सिलेंडरलेस रेशियो ज्यादा है वहां पे बकलिंग के चांसेस जो है वो ज्यादा हैं उस डायरेक्शन के अंदर। फॉर अनब्रेस्ड कंप्रेशन मेंबर कंसिस्टिंग ऑफ एंगल सेक्शन द टोटल लेंथ and RZ are used in the calculation of cylinder's ratio।
कि अगर आपके पास अनब्रेस्ड कंप्रेशन मेंबर्स हैं, एंगल सेक्शंस हैं, अनसिमेट्रिकल सेक्शंस हैं, तो वहां पे हम टोटल लेंथ ऑफ द मेंबर उसके साथ जो है वो रेडियस ऑफ गायरेशन इन z डायरेक्शन कंसीडर करते हैं स्लैंडरनेस रेशियो निकालने के लिए। एंड third property we have for steel braces, bracing is considered the most effective if tension is produced in them due to buckling। कि स्टील ब्रेसेस जो है वो ब्रेस्ड एलिमेंट्स के अंदर हम इंपॉर्टेंट कंसीडर करते हैं फॉर द टेंशन मेंबर्स। एंड देन वी हैव अ ब्रेसिंग दैट प्रोवाइड resistance by bending are less effective, and bracing having compression are almost ineffective because of their small cross sections and longer depths। कंप्रेशन और टेंशन के अंदर जो आपकी ब्रेसिंग्स हैं ड्यू टू इट्स सेक्शंस, स्मॉलर सेक्शंस हैं तो जो है वो हमारे पास, या लॉन्गर लेंथ्स हैं तो उस हिसाब से जो है वो प्रॉपर्टीज या कंपोजिशन जो है वो चेंज हो रही होती हैं। द ब्रेस इज कंसीडर्ड इफेक्टिव इफ इट्स अदर एंड इज कनेक्टेड टू अ स्टेबल स्ट्रक्चर व्हिच इज नॉट अंडरगोइंग बकलिंग साइमल्टेनियसली विद द ब्रेस्ड मेंबर। कि फॉर एग्जांपल आपने जो ब्रेसिंग्स प्रोवाइड की हैं वो एक डायरेक्शन के अंदर जो है वो कनेक्टेड है, लेकिन जो दूसरे मेंबर के साथ जहाँ पे वो कनेक्टेड है वो तो स्टेबल पोजीशन के अंदर है, उसके ऊपर कोई भी डिफॉर्मेशन जनरेट नहीं हो रही, तो ये ब्रेसिंग एलिमेंट्स जो है ये आपके एक नेगेटिव रोल प्ले कर रहे हैं उस स्टेबल स्ट्रक्चर के लिए भी, वहाँ पे जो है वो स्ट्रेसेस जो है वो ट्रांसफर हो रही होती हैं। एंड देन वी हैव द ब्रेसेस आर यूजुअली प्रोवाइडेड इंक्लाइन टू द मेन मेंबर्स ऑफ स्ट्रक्चर्स स्टार्टिंग फ्रॉम द मिड स्पैन्स टू द एंड्स ऑफ द एडजेसेंट कॉलम्स। कि जो आपके ब्रेसेस हैं वो इंक्लाइन मेंबर्स होते हैं, जैसा हमने डिस्कस किया कि मेन मेंबर्स को कनेक्ट कर रहे होते हैं इंक्लाइन डायरेक्शन के अंदर, समटाइम्स जो है वो मिड ऑफ द सेक्शन से लेके एंड ऑफ द कॉलम तक भी जा रहे होते हैं। Because bracing is most effective in tension, it is usually provided in both sides to prevent the buckling on either side। के sometimes हम buckling से बचने के लिए bracings जो है वो दोनों directions के अंदर provide करते हैं, दोनों sides के ऊपर भी provide करते हैं। And bracings can be provided to prevent the buckling along the weak axis। KL over R should be calculated by using KY, unbraced length along the weak axis, and RY, radius of gyration in Y direction। And then we have a bracing can also be provided to prevent the buckling along the strong axis। यानी कि weak axis के अंदर भी आप यूज कर सकते हैं, strong axis के अंदर भी यूज कर सकते हैं bracing। जिस डायरेक्शन के अंदर आपको रिक्वायर्ड है उस डायरेक्शन के अंदर आप उसी डायरेक्शन को कंसीडर करते हुए रेडियस ऑफ गायरेशन कैलकुलेट करेंगे, उसी डायरेक्शन के अंदर अनसपोर्टेड लेंथ कैलकुलेट किया, इफेक्टिव लेंथ फैक्टर कैलकुलेट किया, और तमाम चीज़ों को हम वैल्यूज को यूज करके KL और R की वैल्यूज हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं, जो कि हमारी वैल्यूज जो है वो इफेक्टिव सेक्शन के लिए यूज हो रही होती हैं। And then we have the end condition of a particular unsupported length of column at an intermediate brace is considered as a hinge support। कि इंटरमीडिएट सेक्शन के अंदर अगर आपने जो सेंटर रीजन के अंदर एक ब्रेसिंग इंक्लाइन प्रोवाइड की है या एंड कंडीशन के ऊपर प्रोवाइड की है तो इट विल बी ट्रीटेड एज अ हिंज, बिकॉज द रीजन इज दैट द रोटेशन बिकम्स फ्री एट दिस पॉइंट। कि जहाँ पे हिंज है वहाँ पे रोटेशन अपीयर हो सकती है फ्रीली, लेकिन जो है वो लेटरल मूवमेंट जो है वो उसको रेजिस्ट कर रहा है। तो दीज वर द इंपॉर्टेंट सजेशंस। So now what is effective length factor? Effective length factor basically K factor जो है वो क्या होता है? This factor gives the ratio of length of half sine wave of deflected shape after buckling to the full unsupported length of the member। कि ये एक बेसिकली रेशियो है इफेक्टिव लेंथ फैक्टर, जो कि हाफ साइन वेव जो आपकी डिफ्लेक्टेड शेप्स थी, अगर वो दो साइन वेव्स डेवलप हो रही हैं तो दोनों के दरमियान जो आप हाफ साइन वेव कंसीडर कर रहे थे या एक साइन वेव कंसीडर कर रहे थे, उस डिस्टेंस को ओवरऑल जो आपकी अनसपोर्टेड लेंथ है उन दोनों के दरमियान जो रेशियो होता है उस रेशियो को हम इफेक्टिव लेंथ फैक्टर कंसीडर करते हैं। This value depends upon the end conditions of the column and the fact that the whether side sway is permitted or not। अब तो एक तो ये एंड कंडीशंस के ऊपर डिपेंडेंट है, दूसरी साइड स्पेस परमिटेड और नॉट, यानी कि मेंबर जो है वो आपका साइड्स डायरेक्शंस के अंदर मूव कर रहा है या वो वहां से प्रिवेंटेड है। अगर मेंबर आपका सोए डायरेक्शन के अंदर साइड्स के अंदर डायरेक्शन जो है वो साइड्स के अंदर मूव कर सकता है, इट विल बी कंसीडर्ड एज अ साइड्स वे, इट विल बी कंसीडर्ड एज अ अनब्रेस्ड कॉलम। अगर वो साइड्स वे से आपने प्रिवेंट किया हुआ, इट विल बी ट्रीटेड एज अ अनब्रेस्ड मेंबर, सॉरी, जिसको हम कहते हैं नॉन साइड्स वे मेंबर। Greater the K value, greater is the effective length and the slenderness ratio, and hence smaller is the buckling load। कि K की वैल्यू, K जो फैक्टर है इफेक्टिव लेंथ फैक्टर, जितना K की वैल्यू ज़्यादा होती है उतना ही इफेक्टिव लेंथ आपकी ज़्यादा होती है मेंबर की, और स्लेंडरनेस रेशियो भी हायर होता है, और जो आपका बकलिंग लोड है वो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाता है। द K वैल्यू इन केस ऑफ नो साइड्स वे, जिसके अंदर कोई साइड्स वे नहीं है, हमने जो है वो ब्रेस्ड मेंबर्स ट्रीट किए हैं, इज बिटवीन 0.5 to 1।
वेयर एज इन केस ऑफ एप्रिशिएबल साइड्स वे, अगर आप साइड्स वे अलो नहीं करते मेंबर जो है वो आपके ब्रेस्ड मेंबर्स हैं, उस केस के अंदर आपकी जो के की वैल्यूज हैं वो 0.5 से लेके 1 के दरमियान वेरी कर रही होती हैं। वेयर एज इन केस ऑफ एप्रिशिएबल साइड्स वे, अगर आप साइड्स वे अलो कर रहे हैं मेंबर जो है वो अनब्रेस्ड मेंबर है, इट्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, कि वहां पे वैल्यू जो है वो आपकी 1 से या 1 होती है या 1 से एक्सीड कर जाती है। So now here we have effective length is equals to k length factor multiplied by the unsupported length. Now what side sway? Side sway basically is a members and appreciable lateral or sideward movement of top of the vertical column relative to its bottom is called side sway or lateral drift. कि मेंबर जब आपका एक स्ट्रेट पोजीशन में खड़ा है, उस मेंबर की जो स्ट्रेट डायरेक्शंस थी उससे टॉपवर्ड जो है वो कितना लैटरली मूव कर सकता है, दिस विल बी कंसीडर्ड एज अ लैटरल मूवमेंट, जिसको हम साइड स्वे भी कहते हैं, जिसको आप स्वे भी ट्रीट करते हो, लैटरल ड्रिफ्ट भी कहते हैं, और समहाउ आप इसको अनब्रेस्ड कॉलम भी कहते हैं। इफ साइड स्वे इज पॉसिबल, के वैल्यू जो है वो इंक्रीजेस बाय ग्रेटर डिग्री एंड कॉलम बकल्स एट अ लेसर लोड। अगर k की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है साइड स्वे के अंदर तो आपकी k वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो जाती है हायरली, और कॉलम जो है वो बकल हो जाता है इवन एट अ लेसर लोड्स। साइड स्वे इन द फ्रेम टेक्स प्लेस ड्यू टू, फ्रेम्स के अंदर साइड स्वे जो है वो किस तरह से होती है, लेंथ ऑफ डिफरेंट कॉलम्स आर अनइक्वल बेसिकली, कि जो साइड स्वे है फ्रेम के केस के अंदर इस तरह से भी अपीयर हो सकती है कि समटाइम्स हमारे पास ऐसे मेंबर्स हैं जिनके अंदर जो कॉलम्स की लेंथ है वो वेरी कर रही है। और दूसरा, व्हेन सेक्शंस ऑफ कॉलम हैव डिफरेंट क्रॉस सेक्शनल प्रॉपर्टीज, अगर क्रॉस सेक्शनल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हैं। तीसरा, अनसिमेट्रिकल सेक्शंस हैं, अनसिमेट्रिकल लोडिंग्स हैं। चौथा जो है वो लेटरल लोड सा करेक्ट कर रहा है। तो हमारे पास साइड स्वे जो है ये फ्रेम्स के अंदर 4 कंडीशंस की वजह से अप्लाई हो रहा होता है। फर्स्टली इज द अनइक्वल लेंथ ऑफ द कॉलम, कि अगर अनइक्वल लेंथ है तो उस केस के अंदर जो है वो साइड स्वे अपीयर हो सकती है, ये मेंबर आपका साइड्स के अंदर मूव कर सकते हैं। दूसरा, मेंबर की अपनी कंपोजिशंस डिफरेंट हैं, कि यहाँ पे सेक्शनल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, यहाँ पे सेक्शनल प्रॉपर्टी है ये वाली दोनों मेंबर्स की सिमिलर है, ये वाली इस मेंबर की जो सेक्शनल प्रॉपर्टीज हैं वो डबल है। थर्ड, अनइक्वल लोड्स, अनसिमेट्रिकल लोड सिर्फ आपका इस कॉर्नर के ऊपर एक्ट कर रहा है, मेंबर आपका डिफॉर्म हो सकता है इस शेप के अंदर, और यहाँ पे इस जंक्शन के अंदर वेरिएशन डेवलप हो सकती है। एंड चौथा जो है वो लैटरल लोड्स हैं, लैटरल लोड की वजह से आपका ये सेक्शन जो है वो टोटली स्विच कर रहा है या मूव